हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का, जो हमारा चल रहा था कृषि चैप्टर हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि कृषि में मतलब प्रकार है, कैसे कैसे होता है, तो कौन से 3 क्षेत्र होते हैं, मतलब क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब हम जो सेकंड पार्ट की वीडियो है, ये हमारी जो चल रही है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारत की मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हो, मुख्य फसलें, हेडिंग हमारी है मुख्य फसलें। स्टार्ट करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे देख ही रहे हो आपकी दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ ही रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसा किस लिए? अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वैरायटीज़ आएँ हमारे पास, और लोगों को, ताकि कुछ कोई अलग पसंद करता है, किसी की कुछ चॉइस होती है, तो सब खा पाए और सबको मतलब अनाज मिल पाए। बाकी फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। जो अन्य प्रकार की फसलें उगाते हैं उनमें क्या है कि वो उद्योगों के लिए, जैसे कि कंपनियों के लिए, फैक्ट्रियों में ही जाती हैं और उनका कुछ और रूपांतरण कर दिया जाता है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। कहवा मतलब यह काढ़ा कह सकते हो, जो ऐसे ही टाइप का होगा कुछ। ये चाय है, चाय तो जानते ही हो सब, कॉफ़ी जानते ही हो। इन सब में क्या होता है, चाय कॉफ़ी वगैरह में, कि इनसे हमें पैसा मिलता है। जो खेती करते हैं किसान लोग तो उसे बेचते हैं, और आज मार्केट में मतलब लोगों में ज़्यादा, जहाँ तक अगर देखा जाए तो उम्मीद की जाए तो लगभग 60% या 70% लोग ऐसे हैं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय मांगते हैं, जो गलत है। हमें सुबह उठते पहले सबसे पहले इस बॉडी को क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए, ना कि चाय देना चाहिए। चाय डालोगे पेट में जाएगी तो वो क्या होगा कि नुकसान करती है। ठीक है, तो ये साइंस की बातें हैं, लेकिन चलते हैं हम चैप्टर पे। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं, इनसे हमें पैसा मिल जाता है। गेहूँ, चावल, जो बाजरा है, ये मुख्य फसलें हो गई। अब आते हैं इन फसलों के बारे में। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। कौन कौन से उसमें क्षेत्र में आते हैं ये? उष्ण कटिबंधीय से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल को अगर पैदा करते हैं, खेती करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, इसमें जल रोकने की क्षमता हो। कह रहे कि एक चीका युक्त जो आती है मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, पानी को एब्जॉर्बेशन करने की, ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखने की ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसमें मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने की, उनको सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, काफ़ी समय तक जिसमें नमी रह पाए। उन क्षेत्रों में, उस मिट्टी में क्या होती है, ये अच्छी उत्पादन इसका होता है, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र हैं। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का कौन करता है? चीन। चावल से चीन हो गया। ठीक है ना, चाय पहले आता है तो चीन भी हो गया। सबसे पहले क्या कौन उत्पादन करेगा? चीन करता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर मतलब वहाँ पे जो चावल की भी चीज़ें, जैसे अभी चावल से ही मैदा वगैरह भी बनता है, तो वहाँ पे मोमोज़ वगैरह बॉयली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं ना। तो चावल भी वहाँ क्या है, बॉयल करके ही खाते हैं, यहाँ पे भी खाते हैं, तो वो भी ज़्यादातर चावल की चाइनीज़ फ्राई, चाइनीज़ ये वो सब करते हैं, तो उसमें चावल ज़्यादा मिलाया जाता है। अनुकूल जलवायु
वायविक दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में से एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ नमी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा बारिश भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ एक साल में 2 से 3 बार चावल की खेती होती है। अब आप सोच रहे होगे कि नहीं, और क्षेत्रों में तो एक ही फसल होती है, एक बार चावल बो दिया जाता है, दोबारा गेहूं बोया जाता है, लेकिन वहाँ पे गेहूं नहीं हो सकता। गेहूं के लायक वहाँ पर सीजन नहीं पाया जाता, मौसम नहीं पाया जाता, जलवायु नहीं है, इसलिए वहाँ पे चावल ही उगाया जाता है। तो चावल 2 से 3 बार उगा लिया जाता है। आगे आते हैं, हम गेहूँ की बात कर रहे थे तो गेहूँ पे चलते हैं। गेहूँ का वर्धन काल में माध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। अब अगर देखोगे तो ये लगभग नवंबर से मार्च तक ही चलता है। नवंबर में स्टार्ट कर देते हैं, सब गेहूं बोना शुरू कर देते हैं जब, और उसके बाद उस टाइम में मौसम होता है ठंडा, ठीक। लेकिन जब फसल पकने लगती है, जब फसल पकने लगती है, फसल जब पकने लगती है तब इसे चाहिए होती है तेज धूप। और तेज धूप कौन से मौसम में आती है? मार्च, ठीक, अप्रैल, इन मौसमों में होती है, जिस टाइम में गेहूं की फसलें पकने लगती हैं। तो समझ में आ गया कि ठंडे मौसम में बोई जाती है, और पकने के समय जब ये धूप इस पे लगती है अच्छे से, तो इसकी जो बालें होती हैं गेहूं की फसल आपने देखी होगी, ठीक। ये बाजरा है, ये तो गेहूं की कटाई हो रही है, ऐसे ऐसे करके इसमें दाने दाने से लगे होते हैं गेहूं के दोनों साइड से, और इस पे ऐसे ऐसे रेशे जैसा बना होता है, ठीक। इस तरह से गेहूं की फसल होती है, ठीक। तो ये जो इसकी बालें होती हैं ये पक जाती हैं टाइम पे, है ना। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। दोमट मिट्टी जहाँ होती है वहाँ होती है इसकी। संयुक्त, जैसे कि गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, देखा जैसे बताया मैंने। अब नवंबर से जो कि शुरू हो जाती है ठंड, तो ये और मार्च तक कटाई भी हो जाती है इसकी, ठीक। अब इसको चलते हैं, हम हाईलाइट थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उगाया जाता है? इन्हीं सब देशों में, और फिर भारत में। इन देशों में ज़्यादातर गेहूं का उत्पादन होता है। चलते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट आती है मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। मिलेट जो है मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। मिलेट जो है, मिलेट ये मोटा अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम ताप तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें जैसे ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाई जाती हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इनके अन्य उत्पादक देश हैं, ठीक है। ये कम, मतलब बलुई मिट्टी जैसे कहते हैं, रेतीली मिट्टी जो होती है उसमें हो जाती है, उसमें कम पानी की भी ज़रूरत होती है और कम धूप भी, ताप भी कम मिलेगा, तब भी क्या होगा, ये हो जाती है, फसल अच्छे से तैयार हो जाती है। तो आते हैं हम अगले फसल पे कि मक्का तो अच्छे से सब जानते हैं, जिसको भुट्टा कहते हैं, भून के भी खाते हैं, कोई बॉईल करके भी बेच रहा होता है तो वो भी खाते हैं, मसाला नमक लगा के, बहुत टेस्ट आता है ना, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। वहाँ पे मक्के की खेती अधिक होती है। ज़्यादातर स्टोरियों में पढ़ा होगा कि मक्का, कॉर्न, ये सब सुनते ही हो। इन देशों में उगाया जाता है ज़्यादातर, अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस और कनाडा, भारत
में उगाया जाता है। ठीक है ना। कहते हैं क्या आप जानते हैं, देखो यहाँ पे कुछ और दे रहा है कि मक्का को कौन के नाम से जाना जाता है? विश्व में इसकी रंग बिरंगी प्रजातियाँ आती हैं। कह रहा है कि विश्व में इसकी रंग बिरंगी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। कपास, कपास जानते हो ना, कपास, कॉटन, रुई, इन्हीं को तो कहते हैं ना कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, ज़्यादा तापमान चाहिए होता है। हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब इन्हें ज़्यादा नमी भी चाहिए और धूप भी होनी चाहिए। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। काली और जो जलोढ़ मृदा होती है और काली मिट्टी होती है उसमें उगाया जाता है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रिम उत्पादक हैं। ये सारे क्या हैं? अग्रिम उत्पादक हैं। और कौन सी मिट्टी में होती है ये भी अंडरलाइन कर लो। ये काली मिट्टी मृदा में उगाई जाती है। जो काली मिट्टी देखे होगे कि अगर थोड़ी सी धूप लगने लगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरारें फट जाती हैं, बहुत हार्ड पत्थर जैसा हो जाता है। पानी डालो तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। ठीक, तो काली मृदा में उगाया जाता है। और रुई, कॉटन से तो पता ही है, रुई बनती है, धागा, कपड़े तैयार होते हैं कॉटन के, काफ़ी जो महंगे बिका भी करते हैं। नेक्स्ट है पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रिम उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश ही सबसे ज़्यादा पटसन के उत्पादक हैं। रोचक तत्व क्या दिया? कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी था, या अरब व्यापारी कह सकते हो, जो बकरी चराने वाला था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदा रहित पौधे की फलियों को चख कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। अब यहाँ पे कह रहा है जो किसान था वो देखा करता था कि मतलब उसकी बकरियां जो थीं वो कुछ ऐसी चीज़ें खाया करती थीं जिसको खा के वो क्या करती थी, उछल कूद ज़्यादा मचाया करती थी। लगभग 850 ईस्वी की बात है। तो देखते देखते एक दिन उसने भी खाया, उसे भी आनंद प्राप्त हुआ, मतलब अच्छा लगा, खुश हुआ। तो फिर वहीं से इसकी खोज होना शुरू हो गई। आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रिम उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन होती है कहाँ से होती है? ब्राज़ील से होती है, फिर कोलंबिया और उसके बाद भारत इसके उत्पादक हैं। अब इसे ना ही ज़्यादा ठंड वाली एरिया में होनी चाहिए, आर्द्र वाली एरिया में उगाई जाती है। आर्द्र वाले एरिया में इसे उगाया जाता है और ये जहाँ पे पर्वत की ढाल होती हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा आसानी से उगाया जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। चाय, अब आती है चाय की बारी, जिनको हम भाई सभी चिल्ला रहे होते हैं, सुबह से उठते ही चाय चाय कर रहे होते हैं। ठीक, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा
की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो ये मजदूर हैं ये पत्तियों को तोड़ तोड़ के क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। और ये ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा उगाई जाती है चाय, ठीक है ना। समझ तो आ ही रहा होगा आपको, ठीक। ये दोमट मिट्टी होती है, उसमें उगाया जाता है। इसके लिए होती है मृदा, और हल्की ढाल होनी चाहिए जहाँ पे मतलब बारिश वगैरह हो तो ज़्यादा पानी ना लगे। पत्तियों को इसको क्या करता है, तोड़ लिया जाता है और उसको सुखा के चाय बना दी जाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पे। हमारी अगली हेडिंग है कृषि का विकास, ठीक। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। अब जैसे कृषि का विकास तब माना जाएगा जब बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या करे, भोजन सही से प्राप्त करा पाए, तब तो कृषि को मानेंगे कि उच्च लेवल में, अच्छे लेवल में अच्छे उत्पादन हो रहा है। अगर हमारे देश की जो जनसंख्या भूखी रहेगी तो कृषि अच्छे उत्पादन नहीं हो रही, मतलब कृषि में अच्छी पैदावार नहीं हो रही है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनरीकरण भी कृषि की विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का जो उत्तम मतलब एकदम अच्छा लक्ष्य जो है कि हमारी जो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या है, उनको क्या करना है, भोजन प्रदान कराना है, उनके लिए खाद्य की पूर्ति कराना ही कृषि की उन्नति कहलाती है। कृषि की मतलब अच्छी खेती हो रही है या तरक्की पे चल रही है, तो इससे पता चलता है हमारे देश में अगर अनाज अच्छी मात्रा में उत्पादन हो रहे हैं तो पूरी जनसंख्या को क्या करेगा, पूर्ण कर देगा, पूरा अनाज मिलेगा। आगे, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जो विकासशील देश हैं अधिकतर वो गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीवों का उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। अपने मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए वो फसल उगाते हैं। बड़ी जोतें मतलब खेत वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। आओ हम दो फार्म के बारे में एक भारत और एक दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थित अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि में विषय जाने। कह रहे कि कृषि में क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। हम दो फर्म, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थित अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों के बारे की कृषि के विषय में जानेंगे। एक विकासशील देश है, दूसरा विकसित देश है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। विकासशील देश मतलब भारत तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे अभी चल रहा है, और विकसित हो चुका है मतलब डेवलप हो चुका है, वो विकसित देश होगा। आगे चल तो पढ़ते हैं। फिर भारत का एक फर्म, यहाँ पे एक भारत की फर्म के बारे में बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। आदिलाबाद मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। इसका आवास मुख्य गांव में है। यह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है मतलब उपजाऊ है, और वह
वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें समानता गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपनी खेती की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेतों में नलकूप है जिससे वह अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि मतलब ये कि गाजीपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक, वहाँ का एक किसान है जो अपने खेतों में अच्छे बीज का उपयोग करता है। समय समय पे साल पे मतलब उसको नया परिवर्तित कर लेता है, दूसरी वैरायटी लाके बोया करता है, उन्नत बीज लाता है। कभी कभी दो तो फसल बोता है, कभी कभी दाल वगैरह भी मिक्स करके अलग अलग खेतों में बो लिया करता है। तो आगे चलते हैं। उसके साथ साथ और क्या करता है, खेती की सिंचाई के लिए भाड़े पर लाते हैं। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित शाकाहारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सरकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य से सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधानों के संबंध में भी सलाह देती है। जो जहाँ ये दूध अपना बेचते हैं ना, वहाँ की जो फर्म है, इनके सरकारी समिति है, वो सारी चीज़ उन्हें अच्छी खेती, अच्छा प्रोडक्शन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति के बीज की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। कह रहा जो इनकी जो औजार है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, हल वगैरह, इनको लेने के लिए क्या पैसे नहीं होते, तो वो औजार लेता है। अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेच देता है। पास की जो मंडी होती है उसमें ले जाकर बेच देता है। अधिकांश किसानों के पास भंडार सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादकों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडार की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब जैसे कि भंडारण करना है, जो भी है, ये क्या करते हैं, कर लेते थे। अब ये सरकार ने ये सुविधा कुछ निकाली है जिससे ये क्या कर सकते हैं, इसको उत्पादों का भंडारण किया जा सकता है। अच्छी सुविधा की जाती है, स्टोरेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अगली हेडिंग है हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फर्म। अब तक हमने भारत की एक फर्म देखी, अब वहाँ देखो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी से खेती की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसत आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फर्म का आकार 250 हेक्टेयर है। कह रहा है कि वहाँ जो 250 हेक्टेयर की होती है, यहाँ पे 1.5 एकड़ की थी। किसान सामान्यतः फर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर और यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आवो राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह अस्वस्थ जब बोता है जब अपने खेत में मक्का तब बोता है जब वह अस्वस्थ हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। कर जब इसके बारे में वो संतुष्ट होता है तभी जाके वो खेती करता है कि जल और मिट्टी सही होगी या पानी सही मिलेगा। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। जैसा कि इंडिया में हुआ था ना कि पहले आप अपने खेत की मिट्टी चेक कराइए, उपजाऊ कितनी है कि नहीं, उसी हिसाब से आपको सब्सिडी भी दिया जाएगा या लोन वगैरह, कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं है। ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते थे, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसके खेत की
यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार जो कि इनमें प्रयोग किया जा सकता है, इन्हें मदद मिल जाती है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर बीज बोने की मशीन, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी, ये सारे चीज़ क्या है कृषि में की जाती है। कृषि संबंधी चीज़ों में ये सारी चीज़ें होती है, जैसे तुम जानते ही हो। संबंधी विविध संक्रियाओं में भारत है और अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसी में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, जबकि एक खेतिहर किसान की तरह काम करता है। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे काम करता है, यहाँ एक मजदूरी के लेवल में इंसान काम करता है। अमेरिका और इंडिया में बहुत अंतर है, वहाँ के सब टेक्नोलॉजी से लेस हैं और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता ज़्यादा कि कोई टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हों। समय समय पर वहाँ दवाई छिड़काव हर एक चीज़ उन्हें पोषण मिलता है। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, नया कोई चैप्टर लेके आएंगे 8th क्लास का, फिर उसमें हम मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।